गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर। देखो गुड मॉर्निंग सर। भाई यस वर्धन, यस वर्धन। यस सर। बेटा ये जो डीपी है वो बदलिए, अब अपना नाम ही रहने यस सर। ओके। सर ठीक है, कोई भी स्टूडेंट है वो डीपी लगा रखे हैं वो चेंज कीजिए, बदल दीजिए, अपना नाम रहने दो, सफिशिएंट है। हमें मतलब नहीं है लकी जाट ये मीणा लगा रखा है एक लड़का। बेटा हम पढ़ने के लिए आए हैं यहाँ पे, फैशन के लिए थोड़ी आए हैं, हमें कोई वो थोड़ी दिखाना है। दिखाइए तो अपने वीडियो ऑन कर लीजिए, खुद को दिखाइए, जो आप बैठे हो फेस कीजिए। हम बात कर रहे थे, आपने समझा होगा, प्रश्न था प्रौद्योगिकी व संस्थागत सुधार के लिए किस प्रकार से प्रयास करने चाहिए, हमने पढ़ा था बेटा। प्रौद्योगिकी और संस्थागत सुधार में हमने भारत सरकार के प्रयासों के लिए कुछ उपाय सुझाए थे। भारत सरकार हालांकि प्रयास कर रही है। एक बार मैं सभी प्रयासों को जो किए थे उनको मैं रिपीट कर देता हूँ। लास्ट में 2-3 रह गए थे, लास्ट में क्लास आपकी ज्वाइन नहीं हुई थी, उसको भी क्लियर करके। और अपना अगला बिंदु है कृषि की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में क्या भूमिका है, रोजगार के क्षेत्र में क्या भूमिका है और उत्पादन में क्या योगदान है, इसको हम पढ़ेंगे। इससे पहले एक बार मैं बता दूं कि प्रौद्योगिकी और संस्थागत सुधार के लिए हमने चकबंदी कार्यक्रम को अपनाया। बेटा समझ में आ गया था? यस सर। चकबंदी कार्यक्रम में हमने सहकारिता को प्राथमिकता दी। सहकारिता जान के ना भाई, हमने जमीनें वो सारी क्या है मिलाई, और मिलाने के बाद में हमने संस्थागत सुधार के आधार पर कृषि कार्य करना आरंभ किया। सहकारी संस्था जो हमें ऋण भी देती है, बीज भी, उन्नत बीज उपलब्ध कराती है, हमारे जो उत्पादित पदार्थ है उसको भी वह खरीदती है समर्थन मूल्यों के आधार पे। तो ये संस्थागत कृषि है वो हमने आरंभ की, और ये हमारे विकास का एक प्रमुख जो कारण हो सकता है। एक नई हमारी तकनीकी है जिसके आधार पर किसान क्या हुआ है, प्रोत्साहित हुआ है। आज किसान को बहुत ज्यादा लाभ हुआ है। किसान को किसी जो साहूकार है उससे विशेष ऋण लेने की आवश्यकता नहीं रही, क्योंकि सरकार उसके लिए पूर्ण रूप से प्रयास कर रही है। कर रही है कि नहीं कर रही बेटा? ये सरकार कर रही ना प्रयास? यस सर। कर रही ना? तो ये चकबंदी और सहकारिता है, उसको हमने प्राथमिकता दी। साथ ही साथ जमींदारी प्रथा का क्या हुआ, अंत हुआ। किसका अंत हुआ? जमींदारी प्रथा का अंत हुआ। और जमींदारी प्रथा के अंत में सरकार ने भी भूमिका निभाई है। सरकार ने निभाई है कौन सा? हदबंदी ला करके। क्या ला करके? हदबंदी ला करके, और भूमि अधिग्रहण कानून ला करके। कौन सा कानून ला करके? भूमि अधिग्रहण कानून। जिसके पास आवश्यकता से ज्यादा भूमि है वह भूमि किसकी होगी? सरकार की होगी। तो इस स्थिति में जमींदारी प्रथा का भी क्या हो गया? अंत हो गया। ठीक है, जमींदारी प्रथा का अंत हुआ तो किसको जमीन मिली बेटा? भूमिहीन कृषि, भूमिहीन कृषकों को। बिल्कुल ठीक है। इसके लिए आपने पढ़ा श्री विनोबा भावे जी का जो आंदोलन था। कौन सा आंदोलन था? अरे विनोबा भावे जी का आंदोलन था भूदान ग्राम दान। भूदान ग्राम दान। ठीक है, विनोबा भावे जी ने भूदान ग्राम दान के लिए पूरे, भाई पहले तो उनका उद्देश्य नहीं था, वो ग्राम स्वराज को आगे बढ़ा रहे थे गांधी जी के। गांधी जी के आध्यात्मिक उत्तराधिकारी है, प्रश्न आ सकता है आपके, गांधी जी के आध्यात्मिक उत्तराधिकारी कौन है आपके? विनोबा भावे जी। विनोबा भावे। विनोबा भावे जी ने गांधी जी के ग्राम स्वराज कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया, और ग्राम स्वराज के दौरान वह पदयात्रा करे थे देशों अपने राज्यों की। तो उसके दौरान ही उनके सामने एक नई जो
स्थिति उत्पन्न हुई और उस स्थिति में एक नई योजना उनके माइंड में आई, वह थी ग्रामदान और भूदान। ठीक है, तो ये प्रश्न आपके सामने आया कि ग्रामदान भूदान सबसे पहले वो जो योजना है या जो ग्रामदान भूदान की क्रिया है वो कौन से गांव में आरंभ हुई? आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली गांव में। पोचमपल्ली ग्राम में। पोचमपल्ली ग्राम के जो भूमिहीन जो लोग थे उन्होंने उनसे आग्रह किया कि विनोबा भावे जी आप सरकार को बोल के हमें जमीन दिला दीजिए। तो उन्होंने कहा सहकारिता विभाग से या सहकारिता जो क्षेत्र है उससे मैं बात करूंगा। तो बात करने से पहले ही एक सेठ जी खड़े हो गए। सेठ जी का नाम क्या था? मैं सेठ जी का श्री रामचंद्र रेड्डी। श्री रामचंद्र रेड्डी जी खड़े हुए और उन्होंने 80 जो भूमिहीन लोग थे, श्रमिक थे, उनको 80 एकड़ जमीन दे दी। इसी से वो आगे चले तो कई जमींदार, भाई जमींदारों ने जमीन दी। जमींदारों की जमीन देने के पीछे कारण क्या था? भूमि अधिग्रहण कानून आ गया था ना 1951 में, जो भूमि सुधार कार्यक्रम था उसी का वो हिस्सा था। ठीक है, तो जमींदारों ने सोचा कि हमारी जमीन है वैसे भी जाने वाली है साहब, तो हम क्यों ना उन किसानों को, सॉरी जो भूमिहीन श्रमिक है उनको जमीन दे तो हमारा नाम भी होगा। उन्होंने क्या किया, पूरे के पूरे गांव हैं जमींदारों ने दे दिए, उसको वो कहा ग्रामदान, और रक्तहीन क्रांति भी इसे ही कहते हैं। ये बात आपकी क्लियर हो गई थी। इसके बाद पंचवर्षीय योजना आई और पंचवर्षीय योजना के दौरान भूमि के सुधार किया गया। पंचवर्षीय योजना मैंने आपको पूरी समझा दी है। 1951 में पहली पंचवर्षीय योजना आई थी। कौन सी पहली पंचवर्षीय योजना कब आई थी? 1951 में, 1 अप्रैल 1951 में। और लास्ट में जो पंचवर्षीय योजना थी, ठीक है, वो 12वीं पंचवर्षीय योजना, 12वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है, और फिर अब है वो हमारे नीति आयोग के दौरान जो 15 वर्षीय कार्यक्रम पहले स्टार्ट होता, वैसे ही समीक्षात्मक कार्यक्रम आरंभ हो गया है। किसके द्वारा? नीति आयोग के द्वारा। अब हम बात करें कि हरित क्रांति आई। हरित क्रांति मैंने आपको पूरी समझा दी है। किसको लेके आई थी बेटा? यस सर। हरित क्रांति किसको लेके आई थी? हरित क्रांति का उद्देश्य क्या था? हरी भरी फसल। नहीं, प्रौद्योगिकी खाद्यान्न फसलों के उत्पादन में वृद्धि करना। वही जाट बोल रहे हैं, अपने हिसाब से बोल दिया। ये हरी क्रांति, हरी भरी फसल, सही है बेटा। हरी क्रांति, हरी भरी फसल में फसलों को लेकर के, कौन सी फसलों को लेकर के? खाद्यान्न फसलों को लेकर के जो क्या हुआ था, इसमें वृद्धि के लिए योजना बनाई गई थी, और यह योजना 2 राज्यों में 2 फसलों को लेकर बनाई गई थी। यही हरित क्रांति थी। और फिर इसके बाद आपकी जो अगली क्रांति आई वो कौन सी थी? 1970 में दुग्ध क्रांति। श्वेत क्रांति, दुग्ध क्रांति। दुग्ध क्रांति कौन थे? वर्गीज कुरियन। तो दुग्ध क्रांति जो आई आपके, दुग्ध क्रांति का उद्देश्य था कि हमारी जो फसलें हैं उनके उत्पादन के साथ साथ हम अपने पशुओं का भी पालन करें। क्या करें? पशुओं का भी पालन करें। ठीक है, और पशुओं का पालन करें। विकी जाट बेटा, ये आपकी जो डीपी है हटाइए। आप बोलोगे सर तो पीछे ही लग गए डीपी के लिए, तो क्या है कि अच्छा नहीं लगता ना, फिर सारे स्टूडेंट भी देखते हैं आपको। तो जो दुग्ध क्रांति है वो आई वर्गीज कुरियन के नेतृत्व में, और उसका एक ही उद्देश्य था दुग्ध उत्पादन को बढ़ाना, दूध और दूध से बने उत्पादों को बढ़ाना। इसके लिए कृषि और प्लस डेयरी जो आपकी कृषि है, भाई आपकी खाद्यान्न और चारा की फसलें और डेयरी कृषि है। डेयरी कृषि में क्या? पशुपालन को प्राथमिकता दी गई। अब किसान क्या है, ऐसा नहीं है। अब किसान के एक फसल जहां होती है खरीफ की, अब वहां पे क्या है, किसान 4 महीने काम करता है और बाकी 8 महीने बैठा रहता है। उस स्थिति में किसान ने पशुपालन आरंभ किया, तो वहां पे किसान को गुप्त बेरोजगारी का सामना नहीं करना पड़ता है। लेकिन फिर भी वर्तमान की स्थिति देखें हम, तो किसान धीरे धीरे दूसरे पढ़ेंगे अभी, किसान दूसरे क्षेत्रों में जाने लगे हैं, क्योंकि आपकी कृषि उपज है वो धीरे धीरे क्या हो गई है, कम हो गई है, और किसानों की जो आजीविका के स्रोत है वो कम हुए। इससे हमारे कृषि क्षेत्रों से
तो वहां किसान क्या है, पलायन कर रहे हैं दूसरे भागों में। कौन से में? सेकेंडरी और थर्ड, फोर्थ। अब फोर्थ में तो किसान पढ़े लिखे नहीं है, थर्ड में किसान पढ़े लिखे नहीं है, तो सेकेंडरी जो हमारे क्रियाकलाप है जैसे उद्योग या औद्योगिक क्षेत्र, उनकी तरफ वो पलायन कर रहे हैं। इसके बाद हमने पढ़ा संस्थागत सुधार के लिए, संस्थागत सुधार हुए, तकनीकी का सुधार हुआ, और 1980-90 के दशक में कई प्रकार के सुधार हुए। यहां तक मैंने आपको बताया था, कल पढ़ाया था। तो सबसे पहले प्राकृतिक आपदाओं से रक्षा करने के लिए, किसके लिए भाई? प्राकृतिक आपदाओं से रक्षा करने के लिए कई प्रयास, यहां तक मैंने आपको पढ़ा दिया था। संस्थागत व तकनीकी सुधार, इसमें क्या कि जो हमारे तकनीकी सुधारों के लिए हमने क्या किया कि प्राकृतिक आपदाओं से ग्रसित क्षेत्र थे, कौन से? प्राकृतिक आपदाओं से ग्रसित क्षेत्रों को लाभ पहुंचाने के लिए कई प्रकार की जो आपदा प्रबंधन की योजनाएं हैं वो लागू की गई। अब आपदाओं में पता ही आपको, बाढ़ आ गई, सूखा हो गया, चक्रवात आ गए, या कोई ज्वालामुखी उद्गार हो गया, भूस्खलन हो गया, भूकंप की क्रियाएं हो गई। तो काफी सारी क्रियाएं हैं जिसके कारण हमारे यहाँ पर प्राकृतिक आपदाएं जो आ रही है, उससे ग्रसित क्षेत्र है, उनको लाभ पहुंचाने के लिए हम क्या करेंगे? उनको लाभ पहुंचाने के लिए हम आपदा प्रबंधन जो कार्यक्रम है, आपदा प्रबंधन कार्यक्रम है, उनका संचालन करेंगे। ठीक है, जिससे उन लोगों को क्या मिलेगा? लाभ मिलेगा। इसके अलावा जो किसान थे, किसान भाई शुरू से ही है वो कई कठिनाइयों से जूझता हुआ, कई कठिनाइयों का सामना करता हुआ किसान है, वो अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए काम करता है। कई बार अब देखो, वर्तमान में देखें तो हमारे बिहार में देख लो, बंगाल में देख लो, यूपी के भागों में देख लो, जहां जहां नदी का फ्लो है वहां वर्तमान में बाढ़ आ रही है। भारत के अधिकांश हिस्सों में क्या आ रही है? बाढ़ आ रही है। अब वहां जहां बाढ़ आ गई, भाई बिहार बंगाल ये तो हमेशा क्या करते हैं? बाढ़ से सफर करते हैं, लेकिन और भी वर्तमान में और भी बहुत सारे प्रदेश है जहां पे बाढ़ आई है। ठीक है, तो वहां फसलें तो निश्चित तौर पे क्या हो गई? क्या हो गई बेटा? फसलें तो निश्चित तौर पे क्या हो गई? नष्ट हो गई। नष्ट हो गई। ठीक है, तो 1980 और 90 के दशक में भूमि विकास कार्यक्रम चलाए गए। 1980 और 1990 के दशक में भूमि विकास कार्यक्रम, भूमि विकास कार्यक्रमों का संचालन हुआ। भूमि विकास कार्यक्रमों का क्या हुआ? संचालन हुआ 1980 के दशक में और 1990 के दशक में भूमि विकास कार्यक्रमों का क्या हुआ? संचालन हुआ। भूमि विकास कार्यक्रमों में उन क्षेत्रों में जो ये पीड़ित प्रदेश थे, आपदाग्रस्त प्रदेश थे, वहां पे भूमि के सही उपचार के लिए क्या किया गया? कई कार्यक्रम है वो संचालित किए गए। और भूमि विकास के साथ साथ जो हमारे किसान हैं, जो इन बीमारियों से, इन आपदाओं से ग्रसित हो चुके हैं, उन किसानों को उनके दुख से उबारने के लिए कई प्रकार की योजनाएं हैं वो सरकार ने क्या की? आरंभ की। इन योजनाओं में याद करना, जो योजनाएं सरकार ने आरंभ की, उन योजनाओं में
फसल बीमा सबसे महत्वपूर्ण योजना है, फसल बीमा। क्योंकि अब मान लो आपदा आ गई, अब किसान ने कितना पैसा लगाया साहब, आपकी संस्थागत जो आपने जो सहकारी संस्थाएं हैं, जो भी सहकारी संस्थाएं हैं या जो बैंक है, उनसे किसान ने ऋण लिया, ऋण लेके बीज और खाद कई प्रकार की चीजें वो लेके आया। लाने के बाद किसान क्या कर रहा है, वह अपनी फसलों को बो रहा है और यहाँ आ गई क्या, बाढ़ आ गई, सूखा पड़ गया या चक्रवात की क्रियाएं उत्पन्न हो गई, तो किसान की फसल क्या हो गई बेटा, नष्ट हो गई ना। किसान की फसल क्या हो गई, नष्ट। तो किसान की फसल नष्ट हुई तो उसका तो पैसा खत्म हो गया ना। अब वो बेचारा पूरा स्ट्रगल करके तो क्या कर रहा है, काम कर रहा है। अब बाढ़ आ गई, पूरी फसल नष्ट हो गई, अब उसको वो कर्जा भी चुकाना और परिवार का पालन पोषण भी करना। उस स्थिति में सरकार ने क्या दिया, फसल बीमा किसान को दिया। क्या दिया, किसान को फसल बीमा। किसी भी स्थिति में, चाहे बाढ़ आए, चाहे सूखा आए, चाहे किसी भी कारण से फसल उत्पादन नहीं होता है, तो किसान क्या करेगा, फसल बीमा लेता है। ठीक है। इसके बाद दूसरी सुविधा दी कि कम ब्याज दर पर क्या कर रहा है, किसान को ऋण प्रदान करने की सुविधा दी। ऋण प्रदान करना, ये भी योजना लागू की। कम ब्याज दर पर किसान को ऋण प्रदान करने की योजना भी लागू की गई। इसके अलावा आपके अगर मान लो कि किसान है वो नगरीय क्षेत्रों में नहीं जा सकता, तो ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गई और ग्रामीण बैंकों के माध्यम से किसान को ऋण देने की योजना का शुभारंभ किया गया और विकास किया गया। इसके अलावा सहकारी समितियों को विकसित किया गया। सहकारी समितियों को विकसित किया गया क्योंकि सहकारी समितियों की किसानों तक पहुंच होती है और इनको भी बैंकों से जोड़ा गया। और एक संस्थागत ऋण है, उसका प्रावधान किया गया, किसानों को बहुत कम रेट पे ऋण दिया जाए, अगर फसल खराब हो जाती है तो उसको मुआवजा भी दिया जाए। क्या दिया जाए, मुआवजा भी दिया जाए। इसके अलावा जो बैंक है जो किसके लिए, विशेषतया आपके किसानों के लिए, कृषक बैंक, जैसे नाबार्ड की स्थापना हुई 1982 में, तो ऐसे आपके बैंक है उनकी स्थापना की, विभिन्न बैंकों की स्थापना किसानों के लिए। ठीक है। अब किसानों को किसी साहूकार के पास ऋण लेने की आवश्यकता नहीं है। अगर उसकी फसल किसी कारणवश खत्म हो जाती है या उसका लाभ नहीं मिल पाता है, तो किसान को बैंक द्वारा क्या है, मुआवजा दिया जाएगा और उसका ऋण भी माफ कर दिया जाएगा या कम ब्याज रेट उसके लगाई जाएगी। ठीक है। इसके अलावा और क्या दिए गए, किसानों को दिए गए किसान क्रेडिट कार्ड। किसान क्रेडिट कार्ड का प्रावधान रखा गया। इसमें किसानों को क्रेडिट कार्ड दिए गए जिसके आधार पर किसान की एक निश्चित लिमिट पर किसान क्या कर सकता है, अपने जो पैसे हैं उनका उपयोग कर सकता है, समय अवधि के दौरान बिना ब्याज पे वो जमा भी करवा सकता है। ठीक है। इसके अलावा मृदा स्वास्थ्य योजना, ये भी तकनीकी में आएगी। मिट्टी की जांच कराना और मिट्टी से जुड़े हुए जो समस्या है उनका निराकरण करना, ये भी। इसके अलावा अगर कृषि के दौरान किसान की कोई दुर्घटना हो जाती है तो व्यक्तिगत दुर्घटना में भी किसान को पूरा मुआवजा देने की बात। ठीक है। तो व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना भी लागू की गई, किसानों को
इन आपदाओं से बचाने के लिए। बताओ क्लियर है कि ये समझ में आएगी बेटा? फसल बीमा, यस सर। कम ब्याज पर दर ऋण देना, ग्रामीण बैंकों की स्थापना करना, सहकारी समितियों का विकास करना, बैंकों की स्थापना करना, क्रेडिट कार्ड योजना लागू करना, मृदा स्वास्थ्य योजना, व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना। ठीक है, ये है PAIS, फुल फॉर्म ध्यान, शॉर्ट फॉर्म भी रखना, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस सिस्टम। ठीक है, इंश्योरेंस सिस्टम योजना है ना। अब इसके बाद किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए हम तकनीकी की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? तकनीकी की बात कर रहे हैं। तो किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए, किसानों को अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए आकाशवाणी, जानते हो बेटा? आकाशवाणी का मतलब है रेडियो के माध्यम से। ठीक है, दूरदर्शन, दूरदर्शन, ठीक है, चैनल आता है किसान, दूरदर्शन पे चैनल आता है किसान के नाम से। तो दूरदर्शन, आकाशवाणी के माध्यम से जो कृषि कार्यक्रम है, कृषि कार्यक्रमों के द्वारा किसानों की समस्या को सुनना और उनका निराकरण करना, साथ साथ ही जो योजनाएं लागू हो रही है उन योजनाओं का लाभ किसानों को देना, योजनाओं का लाभ किसानों को देना। और यह लाभ किसानों को मिलेगा तो क्या होगा? किसान अपने क्षेत्र में कृषि को क्या करेंगे? बढ़ाएंगे, कृषि को प्रोत्साहन करेंगे। ठीक है, अगर किसानों को लाभ नहीं मिल रहा है तो किसान क्या करेंगे? किसान कृषि को छोड़ेंगे और दूसरे सेक्टर में क्या करेंगे? प्रवेश करेंगे। और दूसरे सेक्टर में किसान अगर प्रवेश करेगा अपने लाभ के लिए, उसको कृषि सेक्टर में लाभ नहीं मिल रहा, तब तो देखना देश में खाद्यान्नों का उत्पादन अचानक क्या हो जाएगा? गिर जाएगा और एक विकट समस्या हमारे सामने उत्पन्न हो जाएगी। तो इसलिए किसान के लिए सरकार है वो पूर्ण रूप से प्रयास कर रही है। वर्तमान में आप अखबारों में सुनते हो, टीवी न्यूज में देखते हो कि किसान आंदोलन कर रहे हैं। सब सुना होगा बेटा? यस सर। पिछले कम से कम भी 5-6 महीने से, लगभग 5-6 महीने से क्या है, ये आंदोलन जारी है। ठीक है, और इस आंदोलन का मुख्य जो बिंदु है वो है कि किसान जो बिल पारित हुआ है, इस किसान बिल को लेकर ये मुद्दा उठ रहा है। अब क्या सरकार इस बिल में क्या क्या संशोधन करती है, क्या संशोधन कर चुकी है, इसकी बात है। अब कब तक किसान जो है वो इस बिल के संशोधन के लिए इस प्रकार से बैठे रहेंगे, वो बात समझने वाली है। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण बात है कि सरकार क्या कर रही है। इस बिल के अंदर भी ये मसौदा है जो आपके इसमें दिया हुआ है, बिचौलिए सौदागर है यानी दलाल जिसे बोलते हैं, इन दलालों की जो दलाली है उसको ये कम करने वाले। बिचौलिया सौदागर है उसकी जो दलाली है उनको ये कम करने वाले हैं। सौदागरों के शोषण से बचने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार निर्धारित करती है। क्या करती है? न्यूनतम समर्थन मूल्य। अब एक प्रश्न आपके ये आता है, पढ़ेंगे हालांकि, कि साहब ये न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या है? न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या है? तो न्यूनतम समर्थन मूल्य है जब फसल बोई जाती है। ये और ध्यान रखना, कब लागू किया, कब ये न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया जाता है? तो फसल बोते समय या फसल उत्पादित होने के बाद? बताइए।
कब? फसल बोते समय या फसल उत्पादित होने के बाद? बताइए। उत्पादित होने के बाद। नहीं बाद गलत तो बोल दिया बेटा आपने, सर गलत बोल फसल बोने से पहले, दिया। हाँ देखो इसका फसल बोने उद्देश्य- से पहले। हाँ इसका उद्देश्य, कोई बात नहीं बेटा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, गलत है तो हम सही करेंगे। कि इसमें क्या है कि उत्पादन होने के बाद तो कोई मतलब रहा ही नहीं। अब इसमें हमारा उद्देश्य है किसानों को क्या देना? प्रोत्साहन देना कि वह फसल का उत्पादन करें। क्या करें? उत्पादन करें, फसल का उत्पादन करें। तो फसल के उत्पादन के लिए किसानों को प्रोत्साहित कर रहे हैं कि साहब ये फसल है, इसका ये समर्थन मूल्य रहेगा तो आप इसका उत्पादन सर्वाधिक मात्रा में कीजिए, आप इसका उत्पादन सर्वाधिक मात्रा में कीजिए। तो किसान क्या करेगा? समर्थन मूल्य को देखते हुए क्या करेगा? फसल का उत्पादन करेगा। अब इसमें बिचौलिए, सौदागर या दलालों की कोई भूमिका नहीं है। सौदागर या दलालों की कोई भूमिका नहीं है। सीधा किसान जाएगा और मंडियों में जाएगा और वहां अपनी फसल को बेचेगा। बताओ समझ में आ गया क्या? आ गया यस सर। सर। ये प्रश्न आपका बनता है जो अपना पिछले क्लास के अंदर पूरा नहीं हुआ था, ये कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट क्लास जो हमारी आएगी उसमें पढ़ेंगे राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था और रोजगार और उत्पादन में कृषि का योगदान। ठीक है बेटा? ओके सर हाँ बेटा। सर